प्रिय साथियों, बहुत बहुत नमस्कार। धर्म और राजनीति वैसे दो अलग अलग क्षेत्र हैं, परंतु हमने अक्सर ऐसा देखा है कि जो राजनीति है उसकी तुलना करने में जो धार्मिक प्रतीक हैं या धार्मिक नामों हैं, उन नामों का उपयोग ज़्यादा किया जाता है। पुराने समय में हमारे यहाँ राजशाही थी, तो ऐसा कहा जाता था कि जो राजा है वो भगवान का अवतार होता है। अब जैसे हमारे यहाँ संसदीय लोकतंत्र है, तो अब एक कथन या एक कहावत पिछले कुछ सालों से बड़ी चलन में है कि जो संसद है वो लोकतंत्र का मंदिर है। अब राजा कितना भगवान का रूप होते थे या भगवान के समान होते थे, ये तो हमें उनके आचरण से पता है। चाहे हम रामायण का कोई उदाहरण लें, चाहे महाभारत का लें, चाहे हम ये सम्राट अशोक के समय का कोई उदाहरण लें या औरंगजेब का लें, तो हमने देखा है कि जो राजनीति में साजिश भी है, षड्यंत्र भी है, धोखा भी है, युद्ध भी है, हिंसा भी है, लूट भी है, इस तरीके के सभी अनैतिक कार्य हैं। परंतु उस समय जो राजा है वो तलवार के बल पर शासन करता था, या यानी जो भी उस समय के हथियार हों उनके बल पर वो शासन करता था। अब आज तो जैसे संसदीय लोकतंत्र है, तो जो वोटर वोट देता है और वो अपने सांसद चुनता है, फिर वो सांसद सदन में बैठते हैं और वो कानून वगैरह बनाते हैं। और एक तरीके से जो धर्म सत्ता है उससे राज सत्ता बड़ी भी है, क्योंकि हम राज सत्ता के ही कानूनों से नियंत्रित होते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये जो यानी संसद को ये लोकतंत्र का मंदिर बोल रहे हैं, मंदिर से उसकी तुलना कर रहे हैं। ये सीधे सीधे ये नहीं बोल रहे कि संसद मंदिर है, कोई विवाद या अप्रिय स्थिति पैदा हो, बीच में इन्होंने एक लोकतंत्र शब्द उसमें फंसा दिया है। फिर भी इनकी मंशा, चाहे वो मीडिया हो चाहे वो नेता हो, इनकी मंशा यही है कि जो संसद है, या संसद तो एक निर्जीव बिल्डिंग है, जो सांसद हैं वो शक्तिशाली हैं, और शक्तिशाली होने के साथ साथ जैसे मंदिर शब्द जब हमारे दिमाग में ख्याल आता है तो आता है ना ऐसे स्थान की तस्वीर जो हमारे श्रद्धा का, विश्वास का, आस्था का, हमारी आखिरी उम्मीद का एक शक्ति स्थल है, और उसके अलावा वो नैतिक है, पवित्र है और शुद्ध है। तो ये कहीं ना कहीं ये बोल रहे हैं कि जो सांसद हैं वो शक्तिशाली तो हैं ही, वो नैतिक भी हैं, वो शुद्ध भी हैं और वो पवित्र भी हैं। तो सबसे पहले हम ये देखें कि जो सांसद हैं ये वोटर के चुनाव से यानी बनते हैं। तो क्या ये जो सांसद हैं क्या नैतिकता से चुनाव लड़ते हैं, शुद्धता से चुनाव लड़ते हैं, पवित्रता से चुनाव लड़ते हैं? तो हमने ज़्यादातर ऐसा पाया कि जो नेता हैं या राजनीतिक दल है वो धन के बल पर या शक्ति के बल पर या धर्म के बल पर या अगड़ी पिछड़ी जाति के बल पर या प्रांत के बल पर या भाषा के बल पर या भावनाएं उकसाकर, और इसके अलावा जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे उनका नाम ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी राजनीतिक दल वोटर को सुविधाएं देकर सुविधाओं के नाम पर वोट खरीदते हैं। ऐसे कोई आपके घर पैसे देने नहीं आता कि ये 1,000 या 5,000 या 10,000 या 1,00,000 रुपये ले लीजिए, कल आप हमें हमारी राजनीतिक पार्टी को या हमारे उम्मीदवार को यानी आप वोट दीजिए। वो ऐसा नहीं बोलता। ये सुविधाएं देकर, जैसे जैसे दैनिक उपभोग की हमारी जो वस्तुएं हैं ना, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो गैस की टंकी हो, चाहे वो खाने का तेल हो, चाहे वो जलने वाली बिजली इलेक्ट्रिसिटी हो, इन पर वो हमें, अगर जैसे जो दल सत्ता में है वो तो वैसे ही हर चीज़ पे सरकार टैक्स और सरचार्ज लगाती, वो कम कर देगी तो वो आपका दाम कम हो जाएगा। मान लो पेट्रोल 70 रुपये सरकार खरीदती, तो 70 का 70 में तो नहीं बेचेगी, पर वो 80 में भी, 90 में भी, 100 में भी और 110 में भी बेच सकती है। तो वो इस तरीके से सुविधाएं देकर हमारे यानी दाम कम कर देते, हमारे वोट खरीदते हैं। पहले कभी जैसे मान लो आके बोलेंगे कि साहब आपको गैस की टंकी, अपने घोषणा पत्र में जो विपक्ष में है और जो सत्ता में वो तो कम कर ही देंगे कि जो 1,000 की टंकी अब आपको 500 की मिलेगी,
जो खाने का तेल अभी तक 150 रुपये मिल रहा था, अब 125 या 100 रुपये मिलेगा। पेट्रोल 120 है तो वो 90 रुपये या 100 रुपये मिलेगा या 80 रुपये मिलेगा, उसके भी दाम कम कर देंगे। बिजली है मान लो 15 रुपये यूनिट थी तो वो उसको 5 रुपये यूनिट या 200 यूनिट तक वो आपको फ्री कर देंगे। इस तरीके से वो सुविधाएं देकर वोट खरीदते हैं। अच्छा, वोटर के रूप में हम भी बहुत महान हैं। जब कोई राजनीतिक दल हमारे पास आता है या बोलता है कि हम गैस की टंकी 1000 की जगह 500 की दे रहे हैं, तो हम उससे ये कभी नहीं पूछते। हम बोलते ठीक है साहब, आपने दाम कम कर दिया, अब हम आपको ही वोट देंगे। हम ये नहीं पूछते कि आपकी 5 साल की आर्थिक योजनाएं क्या हैं, आपने बेरोजगारी दूर करने के लिए क्या काम किया है, आपने महंगाई दूर करने के लिए काम क्या किया है। हम जो तात्कालिक या क्षणिक हमारा लाभ है, उसके कारण हम अपना जो फ्यूचर है या जो आने वाली जो पीढ़ी है उसके भविष्य को भी हम यानी दांव पर लगा देते। अब एक तो ये है कि ये सुविधाएं देकर वोट खरीद रहे। अब उसके अलावा कुछ राजनीतिक दलों के नेता ऐसे हैं कि जो कि जेल से चुनाव लड़ते हैं। अब आप बताइए, या कुछ ऐसे हैं जिन पे सैकड़ों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, या कुछ पे पहले अपराध दर्ज थे, वो मुक्त हो गए कोर्ट से तो वो आके मंदिर सदन में बैठ गए और अब वो यानी कानून बना रहे हैं। तो इस तरीके से आप देखिए, एक तो पहले वो नैतिकता से धन के और या बल के रूप में या जेल में रह के चुनाव लड़ रहे हैं, और इसके अलावा जब वो चुनाव जीत जाते हैं तो अब आप देखिए कि वो क्या करते हैं। जैसे एक दल की सरकार तो बन गई तो ठीक है, परंतु अगर एक दल की सरकार नहीं बनी तो ये फिर कुछ पार्टी के नेता एक बंद कमरे में बैठ जाते हैं, या इसको बोलते हैं बिहाइंड द कर्टेन, यानी एक इनमें गुप्त समझौता एक होता है कि जो सबसे बड़ा दल सामान्यतः वह सरकार का नेतृत्व करेगा, बाकी के छोटे दल इसको समर्थन करते हैं। फिर उनमें ये एक अलिखित समझौता हो जाता कि भाई इतने मंत्री पद हमें चाहिए या ये विभाग चाहिए, और कई बार तो ऐसा भी होता कि कैश लेन देन भी हो जाता है कि आप हमें समर्थन करिए, हम आपको इसके बल में इतने कैश रुपए देंगे। आप आज से 30 साल पहले एक केंद्र में नरसिम्हा राव की एक अल्पमत सरकार थी, तो उसको विश्वास मत हासिल करना था, तो उसने 7-8 सांसदों को 50-50 लाख रुपए दिया था, और उसमें से झारखंड मुक्ति मोर्चा के 4 सांसदों को जिनको 50-50 लाख दिए थे, उनका प्रकरण सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। इस तरीके से आप देखिए, ये बोल रहे हैं संसद जो है वो लोकतंत्र का मंदिर है, और ये हर तरीके के यानी उसमें अनैतिक कार्य एक तरीके से कर रहे हैं। चुनाव लड़ने में भी करते हैं, फिर सरकार बनाने और गिराने के खेल में भी ये शामिल हो जाते हैं। भाई कई बार ऐसा होता है जैसे एक दल है, मान लो उसी दल के 2-3 नेताओं में कोई डिफरेंस पैदा हुआ है, तो वो एक दल के 2 दल या 3 दल बन जाते हैं। फिर वो जो नेता अभी एक ए नाम के दल में थे वो बी में चले जाते हैं, और फिर वो बी के दल की सरकार बन जाती। यानी नेता चाहे किसी भी दल में हो, वो यानी डंडा कोई भी पकड़े, झंडा उस पर स्वार्थ का लगा रहता। तो ये तो आपने इनके चुनाव लड़ने के तरीके देख लिए कि ये यानी इसको हॉर्स ट्रेडिंग या खरीद फरोख्त बोलते, उसमें भी ये शामिल हो जाते। अब आप देखिए इसके बाद संसद के भीतर इनका आचरण देखिए। अभी आपने देखा होगा एक पार्टी के बड़े वरिष्ठ सांसद हैं, उन्होंने संसद में आंख मार के इशारों से बात करी। अब जब हम आंख मारते हैं तो वो आंख मारना भी तो एक तरीके से असंसदीय है, पर चलिए वो तो ठीक है। अब इसके बाद तो अभी हद ही हो गई। सितंबर के महीने में, अभी यानी एक ही महीने पुरानी, 1.5 महीने पुरानी बात है, एक संसद की नई बिल्डिंग बनी, उसमें एक विशेष सत्र आयोजित किया गया 18 सितंबर से 22 सितंबर तक। तो उसमें यानी ये चंद्रयान 3 है, ये दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रमा के उतरा, तो ये अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की बहुत बड़ी उपलब्धि थी, और इसके लिए भारत यानी इसरो जो है वो भारत रत्न का भी यानी हकदार है।
तो इसी पर एक चर्चा चल रही थी। तो अमूमन जब सदन में, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, जब चर्चा चलती है तो सदस्य कुछ टोका टाकी करते रहते हैं। तो एक सांसद सदस्य ने, किसी दल का था वो, उसने यानी टोका टाकी करी, तो दूसरे दल का सांसद जो बोल रहा था उस समय सदन में, वो उग्र हो गया और उसने उसको गाली भी बकी और ये भी कहा कि आप बाहर आइए और मैं तुझे बाहर देख लूँगा, ऐसा बोला। फिर उन्होंने उसे बाहर देखा या नहीं देखा, हो सकता उनका मूड बदल गया हो, पर उनके इस निम्न आचरण को हमने टीवी पर देखा और सोशल मीडिया पर भी देखा। क्योंकि जब संसद की कार्रवाई चलती तो वो लाइव प्रसारण होता, उसको देश में भी लोगों ने देखा होगा और विदेश में भी देखा होगा। अब आप देखिए कि ये जो संसद की कार्रवाई चलती है, इसमें एक दिन में, या विधानसभा की भी चलती, कोई भी सदन की कार्रवाई चलेगी, उसमें एक दिन में करोड़ों रुपए खर्च होते। कोई ऐसा तो है नहीं कि सांसदों का या विधायकों का टीए बन गया, इनका वेतन भत्ता बन गया, यही खर्चा है। भाई सदन में जवाब सवाल भी होते हैं, अधिकारी उनका उत्तर बनाते हैं, और इसके अलावा हजारों की संख्या में सुरक्षा कर्मी भी लगते हैं। तो एक दिन में करोड़ों रुपए खर्च होता। अब हम वो करोड़ों रुपए कहाँ से आता? वो तो वोटर के टैक्स का पैसा रहता। जैसे सरकार हमसे, जैसे मैं अभी मान लो बोल रहा हूँ, तो मेरे बोलने का टैक्स नहीं लग रहा, देखने का टैक्स नहीं लग रहा, सुनने का टैक्स नहीं लग रहा। अगर मैं मान लो किसी चीज़ का, ये मेरी जो 4-5 इंद्री है और मेरी बुद्धि है, इसका टैक्स नहीं लगता, बाकी का हर चीज़ का टैक्स लगता। मान लो मैं घर में सो रहा हूँ तो बिजली तो जलेगी, आप ये बताइए, पंखा चलेगा, कूलर चलेगा, एसी चलेगा, हर चीज़ का टैक्स है। ये टैक्स क्या है? ये मेरे टैक्स से ही तो भाई ये राष्ट्रपति की, ये प्रधानमंत्री की, ये सांसद की, सबकी, ये या ये सरकारी कर्मचारी हैं या जितने भी लोग हैं, सभी का जो वेतन है या विकास कार्य, ये वोटर के टैक्स से ही तो चलता। तो अगर मैं आपसे कोई बात, यानी एक तरीके से मैं वोटर के रूप में अपनी पीड़ा आपसे शेयर कर रहा हूँ या आपसे साझा कर रहा हूँ कि ये तो हमारे पैसे का एक तरीके से दुरुपयोग है। और फिर आप ये बताइए कि एक सांसद जो रहता है वो उस क्षेत्र, किसी इलाके का वो नेतृत्व करता है या किसी क्षेत्र का, तो उसके 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख वोट देते हैं लोग उसको, चाहे वो खुद का को इतनी गंभीरता से ना ले। ये जैसे हम, जैसे मान लो एक वरिष्ठ नागरिक हैं, हम एक पके हुए आम हैं, कभी भी टपक सकते, सूखी पत्ती है, कभी भी गिर सकते, हम मान लो उनके आचरण को यानी इतनी गंभीरता से ना लें, उन्होंने जो सदन में किया, परंतु हम तो ये समझेंगे वो कोई एक क्रिकेट के खिलाड़ी हैं या एक क्या नाम से फिल्म कलाकार, हमको एक टाइम पास के रूप में लेंगे उनको, क्योंकि हम एक समझदार व्यक्ति हैं। मान लो हमने बहुत दुनिया देखी, हम तो ये भी समझ सकते कि यार ये तो जैसे शाम को आपने देखा होगा टीवी चैनल पे एक एंकर बैठ जाता, 4-5 पार्टियों के नेताओं को वो बिठा लेता और आपस में मुर्गे जैसा लड़ाता, तो हम तो गंभीरता से नहीं लेंगे। पर जैसे जो 18 साल का वोटर है, 20 साल का है, 22 साल का, जिसको कि नेताओं से या सरकार से उन्हें बहुत उम्मीद रहती है, तो वो इसको कैसे लेगा, क्या शिक्षा लेगा, क्या सीख लेगा? और फिर आप ये भी बोलते हो हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और सबसे पुराने लोकतंत्र हैं। कई नेता ये भी दावा करते हैं कि हम 75 साल पुराने लोकतंत्र नहीं हैं, हम 2500 साल पुराने लोकतंत्र हैं। और इसके लिए ये बिहार के वैशाली गणराज्य का उदाहरण भी देते हैं। तो सवाल ये नहीं है कि आप 75 साल, फिर अगर आप बोलोगे कि 2500 साल पुराने हैं, तो फिर उसमें 800 साल हम मुसलमानों के गुलाम रहे, 200 साल हम अंग्रेज़ों के गुलाम रहे। फिर ये भी सवाल उठेगा कि अगर आप 2500 साल पुराने हो तो 250 साल पुराने अमेरिका के लोकतंत्र से पीछे क्यों हो? तो सवाल ये नहीं है कि आप 75 साल पुराने लोकतंत्र हो, 1500 या 2500। सवाल ये है कि जिनके ऊपर लोकतंत्र को चलाने की जिम्मेदारी है, चाहे वो नेता हो या अधिकारी हो या व्यापारी हो या मीडिया हो या वो न्यायपालिका हो, उनका आचरण, उनका कृत्य और उनकी जीवन शैली कैसी है। आप मीडिया ही को देख लीजिए, जैसे
सरकारी वकील आपने सुना होगा, वैसे ही आजकल सरकारी संत हो गए और वैसे ही सरकारी पत्रकार हो गए या मीडिया हो गया। भाई जो पत्रकार है या मीडिया है, ये वोटर की आवाज़ के लिए, तो ये तो सरकार की हाँ में लाते हैं। अब आप व्यापारियों का ही देखिए, आपका सरकारी ऑफिस का ले लीजिए, सरकारी ऑफिस में आप जाते हैं तो सरकार के नियंत्रण में चलते, वहाँ पे बनिया राज चलता, बिना लिए दिए यानी कोई काम आपका वहाँ पर होता नहीं है। आप फिर कोई आके नेता ये भी बोलने लगता कि साहब हम तो विश्व गुरु हैं और हम तो जगत गुरु हैं। हम आपकी कोई बात नहीं काट रहे, हम बोल रहे हैं आप विश्व गुरु भी हैं, आप जगत गुरु हैं। पर फिर सवाल ये उठेगा कि आप जो बोइंग यात्री विमान अमेरिका से क्यों लेते हो, राफेल लड़ाकू विमान फ्रांस से क्यों लेते हो, आपने स्वीडन से बोफोर्स यानी तोप क्यों ली, या AK-47 रसिया से क्यों ली थी आपने। तो सवाल ये उठता है, कारों का ही देख लीजिए साहब कि यानी जितनी कारें हैं, केवल ये मारुति 1982 में जब ये शुरू हुई तो ये भी सुजुकी जापान के कोलैबोरेशन में थी। आप ये बताइए जितनी भी कारें बिकती हैं, चाहे वो मर्सिडीज हो, चाहे BMW, ऑडी, या जितने भी यानी विदेशी ब्रांड, इंडिया का यही मारुति अभी, या ये टाटा का, या कुछ ब्रांड छोड़ दो, या ये महिंद्रा का, बाकी की सब विदेशी बिक रही हैं। अरे ये तो छोड़िए, टीवी तक सोनी का बिकता है तो पता चला LG का बिकता है, सैमसंग का बिकता है, ये सब विदेशी है। अब मोबाइल पे आ जाइए, नोकिया ले लीजिए, एप्पल ले लीजिए, ये सब विदेशी है। लैपटॉप चाहे वो डेल का बिके चाहे एप्पल का बिके, सब विदेशी है। तो यानी सब सामान, भाई हम तो चीन को या चाइना को उसकी निंदा करते हैं और दुश्मन मुल्क कहते हैं उसने हमारी लाखों एकड़ जमीन पर कब्जा कर रखा है, और हमारी कुछ यानी चौकियों पर भी, यानी सेना की चौकियों पर भी उसका कब्जा है। और आप देखिए घर घर में आपको ये डेल और ये ओप्पो और कौन सा है ये वीवो, इसका मोबाइल मिल जाएगा। अरे भाई चाइना से लोग सैनिटरी का सामान तक लेके आते हैं। अब आप यानी इन बातों से ये पता चलता है कि हमारी करनी और हमारी कथनी में बहुत ज़्यादा अंतर है। कभी हम G20 आयोजित करते हैं तो बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम, यानी वसुधा संस्कृत में बोलते हैं पृथ्वी को, कुटुंबकम परिवार को। फिर अंग्रेजी में भी हमने बोला वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। संस्कृत में फ्यूचर शब्द है या नहीं उसकी मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं है, परंतु जब आप ये बोल रहे हो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर या वसुधैव कुटुंबकम, तो फिर ये पूरी पृथ्वी जो एक परिवार है। तो फिर अगर जैसे फिर आप कभी ये भी बोलते हो कि जो संसद की पुरानी बिल्डिंग है वो अंग्रेजों ने बताई, अरे भाई अंग्रेज भी तो इसी पृथ्वी पे रहते हैं, फिर वो आपकी पुरानी बिल्डिंग गुलामी का प्रतीक कैसे हो गई। क्या उस बिल्डिंग में जो पत्थर लगा या जो लोहा लगा या जिन मजदूरों ने बनाई थी वो क्या इंग्लैंड से आए थे। तो इस तरीके से कभी आप जय भारत बोलते हो, कभी जय हिंद बोलते हो, कभी जय जगत, कभी जय विश्व। तो आपके जो नारे हैं और आपके जो कथन है वो भी आपकी सुविधाओं के अनुसार बदलते रहते हैं। परंतु अगर जब तक हम ऐसे करते रहेंगे कि हमारी खासकर वो लोग जिनके ऊपर लोकतंत्र को चलाने की जिम्मेदारी है, अगर उनके कथनों में, कहावतों में और उनके आचरण में समानता नहीं रहेगी तो उससे क्या हम कोई भी गीत गा लें, कोई भी गजल गा लें और कितनी भी जोर से गा लें, कोई भी कहावत कह लें, तो उससे कोई सच्चाई तो नहीं बदलती। और आप यानी वोटर को भ्रमित भी नहीं कर सकते। वोटर भी कुछ समझदार है। आप ऐसा तो नहीं है कि वोटर बिल्कुल मूर्ख है, वो भी समझता कि आप एक तरीके से ये हमें भ्रमित कर रहे हैं या आप हमारे साथ ये मजाक कर रहे हैं। हम कितने भी हम सब काम ये करते जाएं और ये भी बोलते जाएं सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो क्या गीत गाने से सच्चाई बदल जाएगी। आप ये देखिए हमारे यहाँ जो करोड़ों वोटर हैं उनके पास न रोटी है, न कपड़ा है, न मकान है, न सड़क है, न पानी है, न बिजली है, न शिक्षा है, न चिकित्सा है, न रोजगार है, और हम ये बोलते ही जा रहे हैं कि जो संसद है वो लोकतंत्र का मंदिर है। तो अगर हम ऐसा नहीं कि हम किसी को टारगेट कर रहे हैं, ना हम किसी नेता को, ना हम किसी अधिकारी को, ना व्यापारी को, ना मीडिया को, हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे, क्योंकि
सभी, जैसे मान लो हमारे यहाँ 95 करोड़ वोटर हैं, तो जो लोकतंत्र को चला रहे वो आसमान से तो नहीं टपके, वो भी हम ही 95 करोड़ बीच के, हमारे 95 करोड़ वोटर के बीच के लोग हैं भाई। अगर हम 95 करोड़ वोटर कोई सागर है तो वो हमारे ही क्या नाम से लहरें हैं। अगर हम 95 करोड़ वोटर कोई पेड़ हैं तो वो हमारी ही डाली हैं, हमारी ही शाखाएं हैं, हमारी ही फल हैं, वो हमारी ही फूल है। तो हम, ऐसा नहीं है कि जो नेता बन गए या अधिकारी बन गए या जो लोकतंत्र को चला रहे, या मैं एक वोटर हूँ, मैं तो एक वोटर के रूप में अपनी पीड़ा आपसे साझा कर रहा हूँ, पर उनके और मेरे डीएनए में कोई विशेष अंतर नहीं है। परंतु इसके लिए हमारी जो चारों पांचों इंद्रियां हैं या हमारी बुद्धि है, हमें उसका सही उपयोग करना पड़ेगा। और आप देखिए, अगर जो अच्छे लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में सब कुछ हासिल कर लिया, अब उन्हें ना पैसे की भूख है, ना पद की, ना प्रतिष्ठा की, ऐसे लोग आके जो अल्प शिक्षित हैं, जो झुग्गी बस्तियों में रहते हैं, ऐसे लोगों का वो मार्गदर्शन करें जिंदगी में। अब आप देखिए, आपने सब कुछ हासिल कर लिया, आप देखिए हमारे जो रियल आइकॉन है या रियल हीरो हैं, भगवान बुद्ध ले लीजिए, भगवान महावीर ले लीजिए, ये तो राजाओं के लड़के थे। इनके पास दुनिया का क्या वैभव नहीं था भाई, ये घोड़ा गाड़ी पे तो चल ही सकते थे, ये 40-50 साल पैदल चले और लोगों को जागरूक किया इनने। भगवान महावीर ने तो अपने वस्त्र तक त्याग दिए, भगवान बुद्ध ने भिक्षावृत्ति की। अब आप बताइए, पर उन्होंने लोगों को जागृत करने का काम किया। तो ऐसे लोग जिन्होंने जिंदगी में सब कुछ हासिल कर लिया है, वो केवल घर में बैठ के तमाशबीन ना बने, वो आगे निकले, आगे आए और वोटरों को जागरूक करें और उनको बताएं कि भाई वो अच्छे जनप्रतिनिधि चुने, क्योंकि जो वोटर है वही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। अगर आप अच्छे लोग घर में बैठे रहोगे तमाशबीन बन के, फिर तो सत्ता पे ऐसे ही घटिया लोगों का यानी कब्जा होगा, जो कि सदन में होकर यानी ऐसा गाली गलौज करेंगे या ऐसा व्यवहार करेंगे जो कि भारत के, मान लो हम तो 75 साल के ही लोकतंत्र मान ले रहे हैं, उसको कलंकित करना व्यवहार है। अगर भाई सांसदों का, जिसको कि एक क्षेत्र का 4-5 लाख 7 लाख वोटर वोट देता है, हमको उसका वही आचरण देखना हो, तो हम जिस शहर में रहते हैं ऐसा आचरण हमें कहीं शराब जुए या बदमाश के अड्डे पर भी दिख जाता। फिर एक जनप्रतिनिधि में और इनमें क्या, अपराधियों में क्या अंतर रहा। और नाम बदलने से कुछ नहीं होता, या आप कहावतें कुछ भी कहें, आप अगर नाम बदलें कि मान लो जो जेल में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, तो आप ये बोलने लगें कि भाई जो जेल है वो कृष्ण मंदिर है, तो वो कृष्ण मंदिर तो नहीं हो जाता। अगर वो वहाँ पे जितने अपराधी हम जेल का नाम कृष्ण मंदिर कर दें, तो क्या वो जो अपराधी हैं वो क्या नाम से वो सुधर जाएंगे? उनका, उनमें भगवान कृष्ण का या वासुदेव जी का या माँ देवकी का कोई आचरण आ जाएगा? मान लो कोई एक नमक की पैकेट है, हम उस पर लिख दें शक्कर, तो जब हम उसको टेस्ट करेंगे तो वो खारा ही होगा। या मान लो कोई जहर की पुड़िया है या जहर की बोतल है, उस पर हम जीवन वर्धक औषधि या अमृत लिख दें, तो हम उसको चाटेंगे या खाएंगे तो हम मर जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आपके शब्दों से, आपके कथनों से, आपकी कहावत से सच्चाई नहीं बदलेगी। इसके लिए आपको आपका आचरण, आपका कृत्य और आपकी जीवन शैली बदलने की जरूरत है। और हम आपसे फिर कह रहे हैं कि हम किसी को टारगेट नहीं कर रहे, पर ये किसी एक दो लोगों की जिम्मेदारी नहीं है ना, ये कि हमारे देश में सुधार आए या हम जब यानी हमारे लोकतंत्र की कीर्ति फैले। इसके लिए सभी जो 95 करोड़ वोटर हैं उनको मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। 2, 4, 10 हजार या लाख लोग अगर मिलके, चाहे उनमें ये नेता शामिल हों, अधिकारी शामिल हों, या वोट ये व्यापारी शामिल हों, या मीडिया के लोग शामिल, इनसे नहीं होगा। एक चिंगारी पर्याप्त नहीं है, एक दावानल की, अनियंत्रित जंगल की आग जरूरत है। सब 95 करोड़ वोटर मिलें और फिर यानी, क्योंकि जो लोकतंत्र है वो सामूहिक जिम्मेदारी और सामूहिक प्रयास से चलता है। जब तक हम सब मिलके यानी आगे नहीं आएंगे, तब तक हम ये कभी नहीं कह सकते कि जो हमारा संसद है वो लोकतंत्र का मंदिर है।
आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ, आपका कृपा पात्र हूँ, आपका अनुग्रहित हूँ। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार हम किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद।